पहले तो बताया ना कि है क्या, आम लोगों के समझने के लिए कि ये मुआहिदा क्या है और इसका फ़ायदा किसको होगा, कितना कोई लॉन्ग टर्म ये था, तय हो रही थी चीज़ें, इसके पीछे क्या क्या था। जी, इसके बेसिक मुहरक़ात जो थे, सबसे पहले तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो 2016 से 2020 का टेन्योर है, अच्छा। उस दौरे सदारत में उनकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लैगशिप जो मंसूबा था, जिसकी बेस पे वो कहते थे मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, वो ये है इब्राहिमी मुआहिदा। ठीक है। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर यहूदी उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो इजरायली करते हैं, मुसलमानों की तरफ से क्योंकि चंद मुस्लिम कंट्री जो दो बड़े मुस्लिम कंट्री थे इस मुआहदे के अंदर उन्होंने तस्लीम किया, और तीसरे अमेरिकन जो कि खुद क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। तो हम तीनों वो इब्राहिम जो है ना, इब्राहिमिक रिलीजन जी जी। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अगर ये मुआहदा तय पा जाता है, इसका दूसरा फेज़ है। पहला फेज़ इसका ट्रंप की पहली जो दौरे सदारत था उसमें आया था। मैं नाजरीन को जो है हमारे व्यूअर्स को ज़रा आसान करके बता देता हूँ कि ये इब्राहिम अकार्ड इब्राहिमी मुआहदा है क्या। जी, इब्राहिमी मुआहदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नीचे जो 3 मज़ाहिब हैं उसके पैरोकारों के दरमियान ये पूरे का पूरा जो है कह लें एग्रीमेंट है, और उसके अंदर आता है यहूदियों की रिप्रेजेंटेशन जूडाइज़म की कर रहे हैं इजराइली, मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो इस्लाम की कर रहे हैं, और अमेरिका जो है वो ख़ुद को शोकेस कर रहा था इसमें कि मैं क्रिश्चियन वर्ल्ड की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो ये नेचुरल हमारा बॉन्ड है जो कि बनना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं इसको बना के अब उम्मीदवार बन गया हूँ नोबेल पीस प्राइज़ का। गेम सारी नोबेल पीस की। उनका फोकस हमेशा ही रहा है, जब से ओबामा को 2009 के अंदर मिला, उससे लेके उन्हें बड़ी तकलीफ थी इस मामले के अंदर है कि उसे क्यों मिला, और उसको लेके हमेशा वो कैंपेन करते रहे। ओबामा को लेके ट्रंप साहब के ज़हन में वैसे भी कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि अगर मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं तो मैं चाहूंगा कि ओबामा मेरे सामने लड़े इलेक्शन। ट्रंप असल में बड़े रेसिस्ट हैं। ट्रंप ने जो किया था कि जब सदर में बन गया तो सबसे पहले मैंने जो अच्छा काम ये किया कि ब्लैक फैमिली को व्हाइट हाउस से किक आउट कर दिया। तो वो रेसिज्म का एलिमेंट। और इससे भी अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाएं तो जो ओबामा पे एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि भाई ये तो इस मुल्क में पैदा ही नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, सदर थे वो, और उनके खिलाफ पूरी कैंपेन चली थी। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि फिर एक डिनर में उन्होंने, जहाँ पे ये भी थे कहीं पे, वो डॉक्यूमेंट्री भी फिर बाद में पब्लिश हुई कि उन्होंने फिर ये इल्ज़ामात सारे साफ़ किए, और वो उनका वो जो बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पब्लिक हुए। खैर, हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जी। इसमें कितने मुल्क हैं, ये है क्या, और क्या ये सारा मामला बनाया किसने है? ट्रंप है, पीछे इजराइल है, क्या सीन है? जिसके पीछे नो डाउट ट्रंप है, लेकिन ट्रंप के पीछे इजराइल है। ठीक है। अमेरिका के पीछे आपको इजराइल हमेशा खड़ा नजर आता है। दुनिया इस तरह देखती है कि अमेरिका डैडी है, लेकिन बच्चा जो है ना वो डैडी को जो है आगे लगा के उसने रखा हुआ। तो 2016 से 20 के दरमियान ट्रंप के पीछे कौन खड़ा था? उसका दामाद जेरेड कुशनर। तो जो घर जवाई है उसने इन्फ्लुएंस किया इस पूरी पॉलिसी को। मिडल ईस्ट खुद जीव है, खुद जीव है। ठीक है। जिस तरह ट्रंप ने अपने दोस्त, हम देखते हैं अभी विटकॉफ को जो है, स्टीव विटकॉफ को पूरे मिडल ईस्ट की चाबियां थमा दी हैं। वो उनके बिहाफ पे ट्रैवल करते हैं, हमास की डील कराते हैं, यूक्रेन के मामले के अंदर इंगेज हैं। इसी तरीके से जेरेड कुशनर वेस्ट विंग के कमरे में रहते थे व्हाइट हाउस में, और वो अपने ससुर को, ट्रंप को हर वक्त इन्फ्लुएंस करते थे कि इसको ऐसे कर लेना चाहिए। ये भी उन्होंने ही मुआहदा जो है इजरायली लॉबी के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर इन तक पहुंचाया। ठीक है। और ट्रंप ने इसके लिए एफर्ट किया। अब इस मुआहदे के पहले फेज़ की तरफ हम आते हैं। 2018 के अंदर जब लॉबिंग ये हो रही थी, उसके बाद ट्रंप जो है 2020 के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ में से अरब मुल्क, जो कि हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, जिन्हें कन्विंस करने में कामयाब रहे, वो थे एक बहरीन और दूसरा यूएई। याद रखें, इन दोनों के अलावा सिर्फ एक कंट्री जिसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, और वो कंट्री जो है जॉर्डन है। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आता है, इजिप्ट आता है, तो इजिप्ट भी है। तो एक कंट्री सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज उसके साथ स्टैब्लिश कर चुका है पिछले 70-80 साल में। कुछ ने की, फिर बाद में ख़त्म कर दिया। अभी आप जॉर्डन की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, जॉर्डन एक था, उसके बाद 2 और आगे, बहरीन और यूएई। बिल्कुल। और बहरीन जो है वो कोई काम नहीं करता जब तक सऊदी अरेबिया उसे ना कहे। तो वो ट्रायल बैलून के तौर पे टेस्टर फेंका उन्होंने, सबसे पहले बहरीन को आगे किया। तो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से उतनी ज़्यादा बैकलैश नहीं आया। बहरीन के वो कह रहे थे कि ये दुनिया में छोटा बच्चा है, चलो अगर इसने कुछ हरकत कर ली तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। और बहरीन को, लेकिन आपने ये जो बात की ना कि बहरीन जो है सऊदी अरब के बगैर कुछ नहीं करता, वो ये इसको समझने के लिए मैंने चूँकि विजिट किए हुए हैं, मुझे ज़मीनी रास्ते से जाने का मौका मिला,
तो सारी उनकी जो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है वो सऊदीया पे बेस कर रहा है। बिल्कुल। और मैं ख्याल आप जब आपका वीकेंड होता है तो ये वो जो एक ब्रिज है जो इनको जोड़ता है वहाँ से ये पहुँच जाते हैं सारे बहरीन। और बहरीन की इनकी निस्बत सस्ता भी है। बिल्कुल। और उनकी इकोनॉमी भी चलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। और बहरीन को उनकी कॉलोनी तस्वुर किया जाता है सऊदी अरेबिया की। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि बहरीन वाहिद सुन्नी मुल्क है मिडल ईस्ट में जिसकी 50% आबादी अहले तशी है। तो उन्हें ख़तरा होता है कि ईरान इन्फ्लुएंस करेगा, और उसने अरब स्प्रिंग में किया भी, तो उससे बचने के लिए बहरीन भागता हुआ जो है इस मुआहदे पे दस्तखत कर लिए उसने। उसकी बड़ी रीज़न ये थी, उसने इजराइल और अमेरिका से गारंटी ली कि अगर मेरे मुल्क में बगावत होती है या रजीम चेंज ऑपरेशन होता है तेहरान की तरफ से, तो आपने ट्रूप्स उतार के आपने हमें बचाना है। तो उन्होंने डील के अंदर कोई इतना सिग्निफिकेंट किस्म का आपके लिए माइलेज नहीं लिया, लेकिन अपनी सिक्योरिटी कि अगर हमें कुछ होगा तो आपने बचाना है, आपने रेस्क्यू करना है हमें आके। दूसरे एंड पे जो असल कंट्री है वो है यूएई। याद रखें, यूएई कंट्री ऐसा है जिसमें 12% अमाराती रहते हैं, 88% बाहर के लोग हैं। वो अगर 100 बंदा तस्वुर कर लिया जाए तो 88 लोकल ही नहीं, इमिग्रेंट से सारे के सारे। वो रीजन के अंदर शोकेस करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल डिफरेंट तरीके से, ताकि हमें सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से हट के देखा जाए। उसके अंदर वो चाहते थे कि सिक्योरिटी के लेंस से हमें देखा जाए। उन्होंने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को इम्बोल्डन किया। और दूसरा, वो सऊदी अरब से पहले वो काम कर चुके हैं जो आप सऊदी अरब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रोफाइल डिफरेंट कर दी, किस तरीके से वो कामयाब, वो हाइड्रोकार्बन से शिफ्ट कर चुके हैं। उनकी इकोनॉमी का पूरा जो लैंडस्केप है वो तब्दील हो गया, वो ऑल टुगेदर है। और वो पेट्रोल को भी उस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तर्क कर दिया, उस तरफ नहीं जा रहे। तो यहाँ मुआहदे के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जो ली, उसमें सबसे कीमती चीज़ थी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा। हाँ, क्योंकि याद रखें जिस ज़माने में मुआहदा हो रहा है उस वक़्त उन्हें इंटरनली बड़ा बैकलैश आ रहा है। अरब स्प्रिंग, जो कि हमारे लोगों को पता होगा कि अपराइजिंग थी, लोग खड़े हो रहे थे अपने रजीम्स के खिलाफ, जो कि ऑपरेशन उन्होंने वेज किया हुआ था। बादशाहत के खिलाफ खड़े थे कि हमें राइट टू वोट दो। तो 2012 से वहाँ पे भी लोग खड़े हो रहे थे। जो तो ये स्टार्ट हुआ वहाँ से, इजिप्ट से? ये स्टार्ट हुआ वहाँ से, क्या कहते हैं, तुनेजिया से हुआ, फिर इजिप्ट की तरफ आया। हाँ, जो बड़ी शक्ल देखी गई वो वहाँ देखी गई, वो मिस्र में देखी गई, तहरीर स्क्वायर में, और हुस्नी मुबारक। फिर ये सब ममालिक को ये हुआ कि यार ये बात तो चलती चलती हमारी तरफ आ रही है। बिल्कुल। तो मिडल ईस्ट को बड़ा खतरा था, इसलिए बहरीन ने भी वहाँ के ऊपर जो है लोगों को गोलियां मारने तक के, मतलब वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई, अभी बहरीन शाउटिंग इन द डार्क, अल जजीरा को बैन कर दिया, वहाँ के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी उसके अंदर। उसके पीछे जो असल फोर्स थी वो थी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो उनका 6 कंट्री पे मुश्तमिल एक अपना फोरम है, उसकी शील्ड फोर्स, जिनके ट्रूप्स उतारे गए ताकि किसी सूरत में रजीम चेंज यहाँ पे ना हुआ। तो उन्होंने यूएई में इस सारे मुआहदे में यूएई यहाँ पे चाहता था कि सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इजराइल की ली जाए और उसके थ्रू अपने लोगों को जो है स्नैप किया जाए। तो दूसरा, अगर कोई गड़बड़ कहीं पे इम्कानात भी हो तो सबसे पहले हमें पता चले और हम उसको ठीक करें। बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने जो 2016 से काम किया, पेगासिस का सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर लिया। ये वही पेगासिस का सॉफ्टवेयर है जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने 2021 में पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश की। और ये इतना बड़ा, अगर हम इसके फैक्ट्स आपको बताएं तो हॉरेंडस और होश रुबा, आंखें खोलने वाली डिटेल है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि लोगों तक आप पहुंचाएं थोड़ी सी बात। पेगासिस जो है वो उसके हवाले से मैंने भी कुछ चीज़ें तैयार की हुई हैं। पेगासिस एक कंपनी है, एनएसओ ग्रुप, इजरायली कंपनी है, और वो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, और जिसके अंदर ये स्पाईवेयर के थ्रू आपके मोबाइल, आपके ईमेल्स, आपकी लोकेशन जो है उस तक जो है इन्फिल्ट्रेशन कर जाते हैं आपके मोबाइल में, और विदाउट अपना नोइंग दिस वेरी फैक्ट के आपको ट्रैक किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल है। तो ये सिर्फ हुकूमतों को देते थे, और उन्होंने क्या किया, इसके थ्रू एमनेस्टी इंटरनेशनल के फ़ोन हैक किए, उन्होंने इंडिया को दिया, तो इंडिया ने उसके थ्रू अपने अपोजिशन लीडर्स को, इवन अपने कैबिनेट के मिनिस्टर के फ़ोनों को हैक किया कि ये क्या कर रहे हैं, अपोजिशंस को, वहाँ की एनजीओस के लोगों को। हाँ, और इसी को इस्तेमाल करते हैं, इसी को इस्तेमाल। और 21 जुलाई की स्टोरी ने दुनिया में हलचल मचा दी कि एक न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान, उसके प्राइम मिनिस्टर का व्हाट्सएप जो है वो भी इसकी जद में था, जो लिस्ट निकली वहाँ से है। तो ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने बड़ा कंसर्न शो किया, फवाद चौधरी ने, शेरी मज़ारी ने, कि भाई ये जो सेल फोन की इन्फिल्ट्रेशन है इसके अंदर तो कितना स्वेयर ब्रीच है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप पेगासिस के थ्रू कर रहे हैं। वही पेगासिस कंपनी एनएसओ जो है इंटैक्ट थी, अबू धाबी के साथ है, और उसने वहाँ के लिए स्पेशल जो है अपना डिवीज़न बनाया जिसमें उन एजेंट्स को वहाँ डिप्लॉय किया जिनके पास डबल पासपोर्ट थे,
ताकि दुनिया की एजेंसी ट्रेस ना कर सकें। उनके पास इजरायली के अलावा फॉरेन वेस्टर्न पासपोर्ट्स भी थे, वो गए वहाँ पे, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ के ऊपर जितना भी स्टेट के खिलाफ आप कह लें अपराइजिंग थी उसको कर्ब करने में बड़ा रोल कलीदी किरदार अदा किया। फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उन्हें पास ऑन की गई ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में, और उस मुआहदे के तहत 50 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के M35 तैयारे अमेरिका ने कहा हम आपको देंगे, आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें। 4 सफ़ों का वो डॉक्यूमेंट जिस पे 48 दफ़ा पीस का वर्ड है, उसके ऊपर इन्होंने शेख ज़ैद बिन नहयान ने साइन कर दिए। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो पोस्चर है यूएई का इजराइल को लेके, वो स्ट्रेटजिकली भी, वो अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बहरीन की हमने जो एग्जांपल दी। अभी देख लें 20 महीने की गज़ा की वॉर में उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की। यहाँ पे नाजरीन को ये भी बता दें कि इब्राहिमी मुआहदा जो है इसको करने से क्या होगा। इजराइल को तस्लीम करने के नतीजे के अंदर उसकी सालमियत, उसकी सॉवरेनिटी और उसकी हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा किसी भी मुसलमान मुल्क को। उसके अलावा एम्बेसी खोलना पड़ेंगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, उसके अलावा इक्तिसादी मुआहदे होंगे, ट्रेड हो सकती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं, दिफाई मुआहदे होंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा। अभी डायरेक्ट फ़्लाइट है यूएई की, टूरिज़म इतने इजरायली जो है इतने यूएई वाले उधर नहीं जाते जितने इजरायली छुट्टी मनाने के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये वैसे कई जगहों पे मैंने देखा भी है, क्योंकि पता चल जाता है। बिल्कुल, तो वहाँ पे बड़ा एक ऐसे लगता था जैसे अब यही शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये थी कि इजरायली चाहते हैं कि यूएई के स्कूलों के अंदर होलोकॉस्ट को पढ़ाया जाए। इजरायली चाहते हैं, हाँ, फलस्तीनियों के मजालिम ना पढ़ाए जाएं, लेकिन होलोकॉस्ट में हमारे साथ क्या हुआ वो अमाराती बच्चों को पढ़ाया जाए, और फिर इंटरफेस डायलॉग किए जाए वहाँ पे डिफरेंट तरीके के। तो ये सब कुछ उस सफात का जो मुआहदा है, उस मुआहदे के अंदर तो चंद एक चीजें हैं, जिस तरह उस मुआहदे के अंदर है स्ट्रेटेजिकल रीअलाइनमेंट, कि वो चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी और डिफेंस के मुआहदे करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, और एक सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाएं मेडिटेरेनियन से लेके इंडियन ओशन तक। इस ग्रेट गेम के अंदर आप देखें किस तरीके से वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है इजराइल, कि ईरान का जो अपना थ्रेट है उससे हम बचें। दूसरा, वो बूस्ट करना चाहते थे टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क के अंदर है। याद रखें, इजराइल हमें जिस तरीके से हम उसको देखते हैं, हम उसकी असल चीज़ मिस कर देते हैं। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुई वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, पूरी दुनिया में कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है जहाँ पे टेक वर्ल्ड है। उसके बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपनी है 3000 टेक कंपनीज, वो इजराइल बेस्ड है। तो यहीं पे ही हम मिसिंग है हमारी चीज़। हाँ, हम उस तरीके से इजराइल को देखते हैं। और यूएई जैसा मुल्क क्यों मजबूर होता है? बिल्कुल, ये सब कुछ उनके पास साइबर सिक्योरिटी नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है। तो वो डिफेंस के अंदर, अभी देख लें 20 महीने की जंग में किसी को पता नहीं चला कि इन्हीं अब्राहम अकॉर्ड साइन किए मुल्कों ने $1.4 बिलियन की वहाँ पर असला खरीदा है पिछले साल इजराइल से, जिसके अंदर ये साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इजराइल दुनिया के अंदर असला सप्लाई करने के अंदर भी टॉप कंट्रीज़ के अंदर आता है, और उसमें मुसलमान कंट्री ये जिनका नाम लेंगे, 2 कंट्री जो कि अमेरिका में मौजूद थे साइन करते, बहरीन और यूएई। इसके बाद किसने तस्लीम किया? इसने मोरक्को ने और सूडान ने। ठीक है, सूडान के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं बन सके, एम्बेसी नहीं खुल सकी क्योंकि वॉर शुरू होगी 2023 में वहाँ के ऊपर अंदर ही चपकलिश बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनके पैरामिलिट्री दस्ते लड़ रहे हैं वहाँ पे, और इजराइल ने चूंकि उन्हें वेपन नहीं सप्लाई किया तो ईरान ने करना शुरू कर दिया, तो वो इजराइल से हट के ईरान की तरफ झुकाव हो गया। मुआहदे में मौजूद हैं? मुआहदे में नहीं मौजूद थे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। मुआहदे में 2 ही कंट्री मौजूद थे, लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन गारंटी क्या ली कि अमेरिका अपनी कांग्रेस से वो जो एक हमें डी लिस्ट करे, टेररिज्म की ना कंट्री के इंडेक्स होता है, उसे डी लिस्ट करने से यह है कि तजारत रुकती नहीं है, और फिर एड भी मिलिट्री मिलनी थी है। तो उमर अल बशीर जो कि डिक्टेटर था, उसके हटने के बाद अमेरिका ने कहा ठीक है हम आपको लेवरेज देते हैं, लेकिन आपको इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे अपने टाइज, ठीक है। लेकिन उस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। और मोरक्को ने कहा कि अब सब सहारा अफ्रीका के अंदर जो डेजर्ट का एक डिस्प्यूटेड एरिया है वो हमें दें, और दूसरा हमें सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी दें। याद रखें, कंट्री अपने वैसे इंटरेस्ट को देखते हैं, और ये सॉलिडारिटी, भाईचारा, इस्लामी अखुवत बैक बर्नर पे पड़ी होती है।